नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज कल की तरह एक बार फिर से हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं। हिंदू में देखो पिछले काफ़ी दिनों से सेम थीम के आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन है। इसमें तो देखो कोई डाउट नहीं, आज के समय में हमारे देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वैक्सीनेशन की। लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो वैक्सीनेशन पे पूरा पेपर थोड़ी ना आएगा। इंपॉर्टेंट इशू कहीं हिंदू छोड़ देता है, जैसे डीएपी पर सरकार ने अभी सब्सिडी को इंक्रीज किया था। तो मैं सोच रहा था कि जब ये एडिटोरियल आएगा तो उस समय हम फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित पूरा इशू डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक है ना अपना पेपर 3 में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी, लेकिन आया ही नहीं। तो आज हम 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके ये पूरा फर्टिलाइजर सब्सिडी वाला जो इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस का एक पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द वेरियस फर्टिलाइजर इश्यूज। वैसे यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज लिखा होगा तो क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लिसिट होगा। तो इंडियन एग्रीकल्चर में आपको वेरियस फर्टिलाइजर सब्सिडी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना है। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये कहता है, क्या फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होने चाहिए, ये आपको एग्जामिन करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। लेकिन देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। अगर हम फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित इशू डिस्कस कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए फर्टिलाइजर होता क्या है, सब्सिडी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजर का मतलब जानते हैं, उसके बाद सब्सिडी का मतलब जानेंगे। देखो, फर्टिलाइजर सिंपल भाषा में बोले तो वो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, प्लांट को बड़ा होने में मदद करता है। मदद कैसे करता है? एक या फिर एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। फर्टिलाइजर देखो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। जैसे देखो मैन्योर यानी खाद जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है, और यूरिया क्या है? यूरिया आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है। मेनली देखो ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखो वैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो देखो 3 हैं, एन, पी और के। एन मीन्स नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस और के पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल सोइल में देखो इस प्रकार से होना चाहिए कि एनपी के रेशो जो है वो मेंटेन रहे। यानी आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो सोइल को अगर 4 यूनिट नाइट्रोजन मिल रही है तो 2 यूनिट फॉस्फोरस मिलना चाहिए और 1 यूनिट पोटेशियम मिलना चाहिए। तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ फर्टिलाइजर काम करेगा सोइल पर। लेकिन हमारे देश में ये रेशो जो है वो गड़बड़ कर जाता है। यूरिया जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इस रेशो को मेंटेन नहीं किया जाता और सोइल की फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फर्टिलाइजर्स से संबंधित। हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चाइना के बाद। चाइना में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा नंबर आता है इंडिया का। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का स्थान पूरे वर्ल्ड में सेकंड है। नेक्स्ट, 8 कोर इंडस्ट्रीज जिनके बारे में आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से एक है। वेटेज है फर्टिलाइजर की 8 कोर इंडस्ट्रीज में 2.63%। वैसे यूपीएससी पहले तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछती थी कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्रीज में आती है, लेकिन 2015 में यूपीएससी ने वेटेज भी पूछा था कि इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी इंडस्ट्री का है। तो ये भी आप याद रखिए। अब आगे के लेवल पर यूपीएससी ये पूछ सकती है कि इनको वेटेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। खैर, नेक्स्ट फैक्ट देखो, सरकार जितनी सब्सिडी देती है
फर्टिलाइजर्स के लिए वो हमारे देश में फूड के बाद सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सरकार फूड सब्सिडी देती है और दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइजर सब्सिडी। एक बार आप इस डेटा पे भी नज़र डाल लीजिए। जैसे देखो 2019-20 में सरकार ने 1,84,220 करोड़ की सब्सिडी दी थी और फर्टिलाइजर सेक्टर को 74,986 करोड़। इस पे भी प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। और सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन से सेक्टर को दी जाती है, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इंटरेस्ट सब्सिडी। आंसर होगा फूड सब्सिडी। सबसे लास्ट में पोटास जो है, ये देखो हमारे देश में बहुत कम प्रोड्यूस होता है, नाम मात्र का, और इसे इंपोर्ट किया जाता है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी इसी प्रकार की थी कि पोटास इज मेनली इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट थी। खैर, फर्टिलाइजर्स के बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब सब्सिडी का मतलब आप बता दीजिए, सब्सिडी का क्या मतलब है। सब्सिडी की डेफिनेशन अगर आपको आंसर में लिखनी हो तो सब्सिडी देखो एक प्रकार की फाइनेंशियल एड होती है जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इकोनॉमिक सेक्टर को, फॉर एग्जांपल कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। और सब्सिडी प्रोवाइड करने का यानी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का सरकार का मकसद होता है इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को प्रमोट करना। जैसे देखो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसका मकसद क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किसानों को दिक्कत ना आए और उनका इनकम लेवल बढ़े। लेकिन बहुत बार जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार, तो सरकार का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है उसे प्रमोट करना। यहाँ पे मकसद जो है वो इकोनॉमिक है। तो ऑब्जेक्टिव सरकार के दोनों हो सकते हैं सब्सिडी प्रोवाइड करने में, सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और सब्सिडी किसको प्रोवाइड की जा सकती है, सब्सिडी देखो इकोनॉमिक सेक्टर को यानी कंपनीज को प्रोवाइड की जा सकती है, इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जा सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जा सकती है। सब्सिडी का फ़ायदा ये होता है इंडिविजुअल्स को कि देखो वो मार्केट रेट से कम पर गुड या फिर सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। जैसे मार्केट में एलपीजी सिलेंडर है 1,000 रुपये का और सरकार सब्सिडी देती है 400 रुपये की, तो यूज़र जो है, कंज्यूमर जो है, उसको तो सिलेंडर 600 का मिल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 400 की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है, इसलिए वो इंडिविजुअल मार्केट रेट से कम पर, मार्केट रेट कितना है 1,000, मार्केट रेट से कम पर एलपीजी सिलेंडर को परचेज कर पाता है, यानी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को परचेज कर पाता है। अभी देखो सरकार काफ़ी सारी चीज़ों पर वल्नरेबल सेक्शंस को सब्सिडी देती है। जैसे कैरोसिन पर सरकार सब्सिडी देती है, कुकिंग गैस पर, वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए सरकार वल्नरेबल सेक्शंस को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे आज के इस आर्टिकल का फोकस है फर्टिलाइजर्स पर। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही यानी मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो उसके बाद से ही सरकार फर्टिलाइजर्स पर किसानों को सब्सिडी देती आई है। क्यों देती आई है? ताकि महंगे दामों पर किसानों को फर्टिलाइजर ना परचेज करनी पड़े। अगर सरकार सब्सिडी ना दे किसानों को फर्टिलाइजर्स पर, तो किसानों के लिए फर्टिलाइजर महंगे पड़ेंगे और उनका इनपुट पर ज़्यादा खर्चा आएगा और उनको प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए सरकार किसानों को फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देती है ताकि खेती करने में उनको इनपुट कॉस्ट कम आए। इसके बाद देखो बड़ा क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आता है, क्या सरकार सभी फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी देती है? अगर इसका आंसर यस है तो फिर दूसरा क्वेश्चन फिर इमर्ज होकर आता है, क्या सभी फर्टिलाइजर्स को सेम सब्सिडी दी जाती है या फिर नहीं? तो थोड़ा और डिटेल से हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स को सरकार कितनी सब्सिडी देती है और कैसे देती है। देखो सब्सिडी के मामले में आप फर्टिलाइजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक यूरिया और दूसरी तरफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। यूरिया के लिए सरकार ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यूरिया का जो एमआरपी है वो सरकार कंट्रोल करती है। अभी देखो सरकार ने यूरिया का जो एमआरपी है वो फिक्स करके रखा है 5,378 पर टन या फिर 242 रुपीज़ फॉर ए 45 किलो बैग। तो एमआरपी सरकार ने फिक्स कर दिया है यूरिया का। अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम ज़्यादा होता है तो भी सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी घटाती बढ़ाती रहती है। फार्मर्स को यूरिया इसी प्राइस पे मिलता है। लेकिन जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे
डीएपी, एमएपी, ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं। डीएपी का मतलब है डायमोनियम फॉस्फेट और एमएपी का मतलब है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो, ऐसा नहीं है सरकार इनको सब्सिडी देती नहीं है, सरकार इनको सब्सिडी देती तो है, लेकिन इस मामले में सरकार की सब्सिडी फिक्स है, एमआरपी फिक्स नहीं है। जैसे सरकार ने सिंपली ये बोल दिया कि हम 45 किलो का एक बैग है डीएपी का और इस पे 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। मार्केट में बेशक डीएपी के दाम कम हो ज़्यादा हो, हम तो सिर्फ 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तस्वीरों को आपने देखा, दोनों सिचुएशन को आपने देखा। एक तरफ यूरिया, जहां पे सरकार ने एमआरपी ही फिक्स कर दिया है, यानी यूरिया का रेट मार्केट में कम ज़्यादा हो सरकार वहन करेगी। रेट ज़्यादा हो जाता है तो सरकार ज़्यादा सब्सिडी ऑटोमेटिक देगी, अगर कम होता है तो सरकार कम सब्सिडी देगी, किसानों को यूरिया उसी दाम पर मिलेगा। लेकिन जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं, वहाँ पर देखो सरकार सब्सिडी देती तो है, लेकिन सरकार ने सब्सिडी फिक्स कर दी है और प्राइस डी कंट्रोल्ड है, यानी एमआरपी मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। सरकार की सब्सिडी फिक्स रहती है, जो भी सरकार ने डिसाइड कर ली है। हर साल सरकार सब्सिडी डिसाइड करती है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए। कैसे? एक स्कीम है सरकार की, उस स्कीम का नाम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये नीचे देखिए, एनबीएस स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत किसी फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी देती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं, एनपीके की रेशो देख के, मतलब किसी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर में एन की रेशो कितनी है, पी की रेशो कितनी है, के की रेशो कितनी है, रेशो देख के सरकार सब्सिडी देती है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजर का मैक्सिमम फायदा हो सोइल को, इसलिए जो एनपी की रेशो है वो 4:2:1 होनी चाहिए। लेकिन ये तो आइडियल सिचुएशन है। किसान जब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एनपी की रेशो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। यूरिया का एग्जांपल लीजिए, यूरिया सस्ता है तो किसान यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो एन की रेशो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, पी और के की रेशो इंक्रीज नहीं हो पाती, तो इसलिए सोइल फर्टिलिटी जो है वो गड़बड़ा जाती है, सोइल की हेल्थ पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम में सरकार ने कहा था कि हम किसी फर्टिलाइजर को उसकी एनपीके की रेशो देख के सब्सिडी देंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन क्या है ये देख के सब्सिडी देंगे, ताकि बैलेंस्ड रेशो में किसान जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें, यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से हमने डिटेल से ये डिस्कस किया कि वेरियस फर्टिलाइजर्स को सरकार किस प्रकार से सब्सिडी देती है। लेकिन अब इस आर्टिकल में फोकस है डीएपी पे, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट पे। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, ये देखो यूरिया के बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है। बीज बोने से ठीक पहले इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है इस फर्टिलाइजर में और इससे प्लांट की रूट अच्छे से डेवलप होती है। इस फर्टिलाइजर में 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। इसके बिना, इस फर्टिलाइजर के बिना प्लांट जो है वो देखो या तो काफ़ी समय लेगा मैच्योर होने में, या फिर अपने नॉर्मल साइज में मैच्योर होगा ही नहीं। तो इसीलिए इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किसानों के द्वारा किया जाता है, मतलब खेती के लिए ये फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाल ही में हुआ क्या था, इंटरनेशनल मार्केट में फॉस्फोरिक एसिड और एमोनिया इनके दाम बढ़ गए। इस वजह से डीएपी की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। चूँकि देखो डीएपी फर्टिलाइजर जो है वो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है, तो सरकार की सब्सिडी तो फिक्स है। सरकार ने तो बोल रखा है कि हम तो इतनी सब्सिडी देंगे आपको, अगर मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो दाम बढ़ेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो इंटरनेशनल मार्केट में फॉस्फोरिक और अमोनिया के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि डीएपी की कीमत किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले जो कट्टा 1200 रुपये का आता था, वही कट्टा किसानों को मजबूर होना पड़ा 1900 रुपये में परचेज करने के लिए। एकदम से डीएपी के दाम जो हैं वो 700 रुपये बढ़ गए। किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, ऑलरेडी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि डीएपी पर हम सब्सिडी इंक्रीज कर देते हैं। सरकार ने डीएपी पे सब्सिडी 140% इंक्रीज कर दी।
सब्सिडी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी सरकार ने कि किसान फिर से 1200 रुपये एक कट्टे से डीएपी को खरीद पा रहे हैं। समझ गए? मतलब सिंपली हुआ ये है, डीएपी के दाम मार्केट में बढ़ गए थे फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया के दाम बढ़ने की वजह से, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से सब्सिडी इंक्रीज कर दी ताकि डीएपी जितने दाम पर किसानों को पहले मिलता था उतने दाम पर किसान अब भी डीएपी को परचेज कर सकें। सिंपली ये हुआ है। चूंकि देखो देश के वेस्टर्न और नॉर्दर्न इलाकों में कॉटन और सोयाबीन उगाने के लिए डीएपी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, तो सफिशिएंट सब्सिडी अगर किसानों को मिलेगी तो खरीफ सीजन में किसान जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा कर सकेंगे। नेक्स्ट, कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान किसानों को भी काफ़ी बुरे हालातों का सामना करना पड़ा है। अब देखो रूरल फैमिलीज़ में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन सेकेंड वेव के कारण लॉकडाउन लग गया और उनको वापस अपने गांव में लौटना पड़ा। इसके अलावा चूंकि महामारी ने ऑलमोस्ट हर परिवार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित किया है, तो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हुई है और कई केसेस में तो मेन जो कमाने वाला पर्सन है उसकी ही डेथ हो गई है। तो ऐसी मुश्किल भरी परिस्थितियों में ये जो सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी इंक्रीज की है, राहत मिलेगी किसानों को। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। ऑलरेडी देखो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को डर लगता था कि किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी इंक्रीज कर दी है ताकि किसानों को महंगे दामों पर डीएपी ना परचेज करना पड़े। तो इस प्रकार से जो कुछ अभी हुआ है डीएपी फर्टिलाइजर को लेके वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित कुछ इश्यूज की हम बात करते हैं। देखो सबसे पहला इशू है ब्लैक मार्केटिंग। सरकार यूरिया पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है। यूरिया के तो एमआरपी को भी सरकार नहीं हिलने देती, लेकिन यूरिया का मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। मतलब सरकार से सब्सिडी लेके यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल प्लाईवुड या फिर पार्टिकल बोर्ड मेकर्स के लिए एज ए बाइंडर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है चीप प्रोटीन के सोर्स के तौर पर, और मिल्क वेंडर्स जो हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अडल्ट्रेशन के लिए, यानी दूध में मिलावट करने के लिए। इसके अलावा यूरिया की स्मगलिंग होती है नेपाल में और बांग्लादेश जैसे देशों में, यानी हमारे पड़ोसी देशों में, क्योंकि यहाँ पर यूरिया के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं और सरकार तो इंडिया में यूरिया पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है। हालांकि देखो 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया की स्कीम लॉन्च करने का मकसद ये था कि यूरिया का इस्तेमाल सिर्फ किसान करें। इस नीम कोटेड यूरिया का उसके ऊपर नीम अगर लगा दिया जाता है तो सोइल को तो फ़ायदा होता ही होता है, इसके साथ साथ नीम वाले यूरिया का इस्तेमाल फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में होना बंद हो जाता है। ये सोच के सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी 2015 में, नीम कोटेड यूरिया। तो इशू की हम बात कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कैसी होती है। देखो अभी फिलहाल यूरिया को लेकर ना सरकार की पॉलिसी है नो डिनाइल। मतलब जो भी यूरिया लेने आएगा उसको यूरिया दिया जाएगा। एक ट्रांजैक्शन में 100 कट्टे बेचे जा सकते हैं, 100 बैग बेचे जा सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिट नहीं है। एक बार में 100 बैग आप परचेज कर सकते हो, लेकिन दूसरी बार आ जाओ, तीसरी बार आ जाओ, चौथी बार आ जाओ, इनकार नहीं किया जाएगा। नो डिनाइल पॉलिसी है यूरिया के लिए। इसीलिए यूरिया का जो इस्तेमाल है, डाइवर्जन है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है क्योंकि यूरिया सस्ता मिलता है और यूरिया के परचेज करने पर कोई लिमिट भी नहीं है। नेक्स्ट इशू है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। देखो सब्सिडी सरकार देती है फर्टिलाइजर पर, किसानों को फर्टिलाइजर सस्ते पड़ते हैं, इस वजह से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि सोयल की जो फर्टिलिटी है उस पर बुरा असर पड़ता है, सोयल की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। जैसे देखो इंडियन जो सोइल्स हैं उनकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पुअर है, यानी फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजन मिलता है वो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कौन? इंडियन सोइल्स। तो जितना यूरिया इस्तेमाल होता है उसमें से ज़्यादातर जो है वो NH3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में वाश आउट हो जाता है। अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड और NH3 की फॉर्म में ये वाश आउट होएगा तो कहाँ पहुँचेगा? ये ग्राउंड वाटर के साथ मिलेगा, सोइल के साथ मिलेगा, लैंड के साथ मिलेगा, तो ग्राउंड वाटर जो है वो भी प्रदूषित होता है और इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और नाइट्रेट
पॉइजनिंग कैसे होती है? एक रीज़न है फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल। ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पाता, इस वजह से बेबीज़ में स्किन का जो कलर है वो नीला पड़ने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट इशू देखो सीधा सीधा ये है, सरकार इतनी ज़्यादा सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स पे, तो सरकार की जो फिजिकल हेल्थ है वो भी तो प्रभावित होती है ना। इसलिए क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किया जा सकता है सरकार के द्वारा, मतलब सजेशंस क्या क्या हैं। देखो सबसे पहला सजेशन ये है, सरकार को दूसरे मेथड्स पर काम करना चाहिए किसानों की मदद करने के लिए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से होगा क्या, वो किसान जो फर्टिलाइज़र लेने में इच्छुक हैं उनके डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंच जाएगा और उनको फर्टिलाइज़र मिलेगा एमआरपी पर। इसका फ़ायदा देखो ये होगा, अभी यूरिया का जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। और अभी तो सरकार की नो डिनाइल पॉलिसी है, एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 100 बैग जो हैं यूरिया के लिए जा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे कोई लिमिट नहीं है। आप लिमिट लगा दो ना, आप लिमिट लगा दो। फॉर एग्जांपल 200 बैग मैक्सिमम किसान के द्वारा लिए जा सकते हैं खरीफ में, और रबी की फसल में 150 बैग सरकार के द्वारा यूरिया के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए किसानों को लाभ मिलेगा सरकार से। और अगर ये लिमिट ब्रीच होती है तो उसके बाद किसानों को सरकार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सजेशन ये है, अभी देखो जो एनबीएस स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, इस स्कीम में यूरिया नहीं शामिल है, यूरिया को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। देखो 2010 के बाद से अभी तक यूरिया के दाम तो सिर्फ 10% बढ़े हैं, लेकिन जो नॉन यूरिया सब्सिडी फर्टिलाइजर्स हैं ना, उनके दाम 2.5 से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। तो यूरिया को भी आप एनबीएस में लेके आ जाओ, इससे यूरिया की जो खपत है वो कम होगी। नेक्स्ट सजेशन ये है, सरकार को किसानों को एंकरेज करना चाहिए कि भैया आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, जैसे वर्मी कंपोस्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स। समझ गए? मतलब सरकार किसानों को समझाए कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम कीजिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। चौथा सजेशन ये है, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि किसानों की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो। अगर किसानों की इनकम इंक्रीज़ होती है दूसरी स्कीम्स की सहायता से, जैसे ई-नैम, संपदा, पीएम फसल योजना, तो किसान अपने आप फर्टिलाइजर सब्सिडी को छोड़ देंगे। ऐसा तो वैसे देखो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हाँ, अगर इनकम लेवल किसानों का इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे करके सरकार सब्सिडी कम कर सकती है। कंक्लूजन में यह कहा जाता है, सब्सिडी तो देखो फ्री भी है किसानों के लिए, सब्सिडी देकर सरकार बॉडी को तो बचा लेती है लेकिन स्पिरिट को नहीं बचा पाती। अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि खेती को और ज़्यादा फायदे का सौदा बनाया जाए दूसरे अल्टरनेटिव्स की सहायता से, और फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार धीरे धीरे कम कर दे।